हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फार्म मैनेजमेंट की। इससे पिछली वीडियो हमने बात किया था एनिमल हस्बेंड्री की। अगर आपको याद हो तो, नहीं याद है तो वीडियो देखिए जाके, है ना। उसमें हमने बात किया था कि अगर फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो प्लांट, है ना, प्लांट प्रोडक्ट को बढ़ाना ही ज़रूरी नहीं है ना, उसके साथ साथ हम एनिमल से जो फूड मिल रहे हैं उनको भी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तभी बढ़ते हुए डिमांड के हिसाब से काम चल पाएगा। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे कैटल फार्मिंग, और कैटल फार्मिंग में हमने कुछ बातें सीख भी ली थी, और आज हम कैटल को मैनेज करने का तरीका सीखेंगे। ये फॉर्म मैनेजमेंट में हम ये सीखेंगे कि जो हम कैटल, हमारे पास जो कैटल है ना, कैटल को किस हिसाब से रखें, उनको किस हिसाब से प्रोटेक्शन दें, है ना, उनके लिए सुविधा वाली चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं, इस पे ध्यान दें, है ना, उनमें बीमारी न लगे, इस सब बातों पे ध्यान दें। तो इन सब बातों को हम पढ़ेंगे फॉर्म मैनेजमेंट में। ठीक है, देखो फॉर्म मैनेजमेंट में हम करते क्या है। देखो पहली बात, कहीं ना फॉर्म मैनेजमेंट में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, कैटल से क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। मतलब कैटल की सफाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाए, है ना। अगर देखो कैटल्स क्लीनिंग पे, देखो अगर कैटल्स की प्रॉपर वे में आप क्लीनिंग रखोगे, उससे होगा क्या, आपका जो कैटल होगा हेल्दी होगा। सही है कि नहीं है? साफ सफाई रखोगे तो हेल्दी रहेगा, हेल्दी। ठीक है, दूसरी चीज, है ना, आपका जो मिल्क होगा ना, मिल्क एकदम क्लीन होगा। समझ लो, कभी कभी देखो भैंस वगैरह जब एकदम गंदी होती है ना, तो मिल्क में जो होती है गंदगी गिर जाती है, मिल्क भी अच्छा नहीं होता। तो अगर आप कैटल्स को क्लीन रखोगे तो उसका मिल्क भी साफ सुथरा होगा, है ना। तो ये भी बहुत जरूरी है। तो इससे क्या हमको मिलेगा, क्लीन मिल्क मिलेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको कैटल को क्लीन रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, और बातें कुछ हैं। देखो अगली पॉइंट क्या है, देखो जरा, अगर हम कैटल को, है ना, प्रॉपर ब्रशिंग करते रहे तो ऐसा उससे होगा क्या, जो डर्ट वगैरह होंगे, है ना, जो हेयर लॉस वगैरह होंगे, वो आसानी से रिमूव हो जाएंगे। समझ लो, तो कैटल को प्रॉपर अगर ब्रशिंग करोगे तो इससे होगा क्या, जो डर्ट वगैरह होंगे क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, अगली बातें मैं बताना चाह रहा हूं कुछ, देखो जरा ध्यान से। अगली बातें बता रहा हूं इनके शेल्टर के बारे में। शेल्टर का मतलब होता है जहां इनके रहने की जगह, जहां इनके पास रहने की जगह, उस रहने की जगह वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए। मतलब ऐसे जगह पे रखो इनको जहां से प्रॉपर वे में हवा आए, है ना, फ्रेश एयर आता जाता रहे। ऐसा नहीं कि ऐसे सकित जगह में बंद करके उनको रख दिए, जब वेंटिलेशन नहीं हो रहा है, पैक कमरे के अंदर बंद कर दी हो, है ना। तो जरूरी है कि प्रॉपर वेंटिलेशन वहां पे होता रहे। शेल्टर में जरूरी है कि प्रॉपर क्या हो रहे, वेंटिलेशन होता रहे, या आपको तो वेल वेंटिलेशन होता रहे, या वेल वेंटिलेशन ले लो। वेल वेंटिलेशन होता रहे, है ना, प्रॉपर। और इनका रूफ होता है ना, रूफ छत एकदम कैसा होना चाहिए, सैडी होना चाहिए। मतलब एकदम, कहने का मतलब है कि सैडी मतलब रूफ सैडी होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब होता है जहां पे आप उसको रख रहे हो वहां छत होना चाहिए। कहने का मतलब है जहां आप कैटल को रख रहे हो छत होना चाहिए। उससे होगा क्या, गर्मी हो, बरसात हो, धूप हो, है ना, इससे कैटल बचेगी अपनी। समझ रहे हो बातें को।
इसके अलावा फ्लोर वगैरह कैसा होना चाहिए, फ्लोर वगैरह कैसा होना चाहिए, स्लोपिंग होना चाहिए। अगर स्लोपिंग बना रहे हो तो जो भी कचरा वगैरह होगा सब, जो भी पानी होने वगैरह सब बह जाएगा। इससे क्या होगा, उसका रहने का जगह एकदम साफ सुथरा रहेगा, समझ रहे हो। तो फ्लोर कैसा होना चाहिए, स्लोपिंग होना चाहिए। उसका फ्लोर स्लोपिंग होना चाहिए। फ्लोर कैसा होना चाहिए, स्लोपिंग होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातों पे ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो ऐसे कुछ बातें लिखी हुई है बुक में आपके एनसीईआरटी में, ठीक है। मतलब कैटल को आप पाल रहे हो तो ये सब बातों को ध्यान दो, है ना। आप उसके रहने की जगह पे, उसके खाने की जगह पे, है ना, तो हर एक चीज़ को बारे में ध्यान देना पड़ेगा आपको। अगली चीज़ हम पढ़ेंगे जो कैटल्स को फूड क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं, है ना। कैटल्स को फूड के बारे में पढ़ेंगे, तो उसका ये फॉर्म मैनेजमेंट हो गया। अगला किसके बारे में पढ़ेंगे, फूड के बारे में पढ़ेंगे, कैटल्स फूड के बारे में पढ़ेंगे। मिटा दो इसको। देखो जो भी आपके पास डेयरी एनिमल होते हैं, डेयरी एनिमल, डेयरी एनिमल की जगह पे कैटल लिख दो तो ज़्यादा सही है। कैटल होते हैं ना, कैटल। इन कैटल को फूड, इनको हम दो पर्पज से देते हैं। कैटल को फूड हम दो पर्पज से देते हैं। पहली बात सुनो, कैटल को फूड हम दो पर्पज से देते हैं। एक पर्पज पता है क्या होता है, उसके मेंटेनेंस के लिए देते हैं, है ना। एक तो उसके मेंटेनेंस के लिए देते हैं, और दूसरा कैटल को फूड देते हैं इसलिए कि मिल्क प्रोडक्शन अच्छा हो, मिल्क प्रोड्यूस कराने के लिए देते हैं। तो मिल्क प्रोड्यूस प्रोडक्शन के लिए देते हैं, सही है। सुनो मेरी बातें ध्यान से। देखो मेंटेनेंस के लिए फूड क्या होते हैं, किसी के नॉर्मल लाइफ जीने के लिए किसी को फूड की रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं होती है, जैसे हमको जिंदा रहना है तो फूड की रिक्वायरमेंट है, तो वैसे ही वो कैटल, है ना, जिनको जिंदा रहना है, मतलब कैटल को जिंदे रहने के लिए, रखने के लिए जो हम फूड देते हैं, है ना, जो भी खिलाते हैं उनको घास वगैरह, वही उनके नॉर्मल लाइफ की ज़िंदगी, मतलब नॉर्मल लाइफ जीने के लिए जो भी आप देते हो उसी को कहते हैं, है ना, मेंटेनेंस के लिए आप दे रहे हो। लेकिन ये मिल्क प्रोडक्शन के लिए कैसा क्या है, आपने पढ़ा कि लैक्टेशन पीरियड होता है। लैक्टेशन पीरियड का मतलब होता है ऐसा पीरियड, है ना, जब फीमेल कैटल मिल्क दे रही होती है, मिल्क प्रोड्यूसिंग पीरियड होती है ना ये लैक्टेशनल पीरियड। तो उस पीरियड में हम क्या करते हैं, जो कैटल्स मिल्क प्रोड्यूस कर रही होती है उसको हम और सारी चीज़ें देते हैं ना खाने के लिए, ताकि मिल्क बढ़ जाए, समझ रहे हो। तो ये जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो फूड दिया जाता है ये लैक्टेशन पीरियड में दिया जाता है, जब वो दूध दे रही होती है उस ड्यूरेशन में दिया जाता है। तो ये कब दिया जाता है, ड्यूरिंग लैक्टेशनल पीरियड, लैक्टेशन पीरियड, लैक्टेशन पीरियड के दौरान दिया जाता है। और ये उसके नॉर्मल लाइफ के लिए दिया जाता है, ये कब, उसके नॉर्मल लाइफ के लिए, उसकी जिंदगी अच्छे से चलती रहे इसके लिए मेंटेनेंस के लिए दिया जाता है। और ये फूड तब दिया जाता है लैक्टेशन पीरियड के दौरान दिया जाता है। आप देखते हो ये सब आम बात है, हमारे यहाँ जब भैंस लगती है तो उसको हम कुछ और देते खाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें आती है ना, पशु आहार वगैरह खिलाते हैं उसको ताकि मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाए, इसलिए तो देते हैं इसको, ठीक है।
अब हम मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, है ना, कैटल्स को किस किस तरह से फीड कराते हैं, ये चीज़ें पढ़ेंगे, क्या क्या फीड कराते हैं कैटल्स को। ठीक है, तो आगे हम सीखेंगे कि कैटल्स फीड क्या होता है। कैटल्स फीड, आगे हम सीखेंगे क्या, कैटल्स फीड के बारे में। फीड देखो, कैटल्स को दो हिसाब से फीड कराते हैं हम। एक तो एक को बोलते हैं ना रफेज, रफेज रफेज, दूसरे को बोलते हैं कंसंट्रेट, और थोड़ा नजदीक लिखे, दो हिसाब से फीड कराते हैं, एक रफेज और दूसरा कंसंट्रेट। ये रफेज क्या होता है, देखो रफेज में जो होता है ना, इसमें फाइबर ज्यादा होता है, हाई क्वांटिटी में फाइबर होती है। ये ऐसी फूड होती है ना जिसमें हाई क्वांटिटी में फाइबर होते हैं, तो इसमें हाई क्वांटिटी फाइबर होते, फाइबर्स होते हैं। ठीक है, हाई क्वांटिटी में फाइबर्स होते हैं, इनमें हाई क्वांटिटी में क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं। बात क्लियर है क्या। और लो क्वांटिटी में क्या होते हैं, इनमें न्यूट्रिएंट होते हैं। न्यूट्रिएंट कम होता है, फाइबर ज्यादा होता है, जो रफेज फूड होता है आपका। ठीक है, बट जो आपका कंसंट्रेट फूड होता है उसमें क्या होता है, उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है। उसमें क्या ज्यादा होता है, हाई प्रोटीन होता है इसमें। प्रोटीन ज्यादा होता है उसमें। ठीक है, और इसमें प्रोटीन ज्यादा होता है, लेकिन फाइबर्स कम होते हैं, लो अमाउंट में फाइबर होते हैं। लो अमाउंट में क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं। मतलब प्रोटीन और भी सारे न्यूट्रिएंट होते हैं ना, लेकिन वो ज्यादा होते हैं, लेकिन इसमें कम होते हैं। ठीक है, अब बात आए जैसे कंसंट्रेटेड फूड क्या होती है, जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होते हैं, जैसे हम खिलाते हैं बाजरा खिलाते हैं, चना खिलाते हैं, है ना, ये सब खिलाते हैं ना, ये कंसंट्रेटेड फूड में आते हैं। ये जैसे जो भी ग्रास फूडर होते हैं जो देते हैं ना, ये सब इसमें आते हैं, फेज में आते हैं। ठीक है, और उनके डिजीज के बारे में बात करते हैं कि कैटल को क्या क्या बीमारियां होती हैं, कैटल्स को क्या क्या बीमारियां होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर बात है। कैटल्स डिजीज के बारे में कैटल डिजीज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखो ज्यादातर कैटल्स में ना जो बीमारियां होती हैं, है ना, वो पैरासिटिक की वजह से होती है। पैरासिटिक का मतलब समझते हो, पैरासाइट की वजह से होती है। कैटल के अंदर पैरासाइट, कुछ ऑर्गेनिज्म जो कैटल के अंदर पैरासाइट होते हैं, सुनो, पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना जो होस्ट बॉडी पे रहते हैं और वहीं से खाना पीना लेते हैं और अपना ऐश करते हैं। जैसे हम में बात करें, हम में लाइस, जू वगैरह हमारी खोपड़ी में रहता है और हम इसे न्यूट्रिएंट लेता है, अपना मौज करता है, हमको नुकसान पहुंचाता है। तो पैरासाइट वो होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं, उन्हीं से खाना पीना लेते हैं, उन्हीं के ऊपर पड़े रहते हैं। समझ रहे हो, हाँ, उस ऐसे ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट कहते हैं। तो ये जो मतलब ये जो कैटल डिजीज होते हैं ना, कैटल डिजीज कास्ड बाय पैरासाइट। कैटल डिजीज कास्ड बाय पैरासाइट।
और ये जो पैरासाइट होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं। ये पैरासाइट कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। ये अपन के जो पैरासाइट है दो तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं ना एंडो पैरासाइट, और एक को बोलते हैं एक्सो पैरासाइट। अभी एंडो पैरासाइट कौन होते हैं? जो कैटल्स के बॉडी के अंदर रहते हैं। एंडो मतलब अंदर, जो कैटल्स के बॉडी के अंदर रहते हैं उसको एंडो पैरासाइट कहते हैं, और जो कैटल्स के बॉडी के बाहर रहते हैं उसको एक्सो पैरासाइट कहते हैं, है ना। जैसे कैटल्स के बॉडी के बाहर क्या रहता है, जैसे बता सकते हो? छोटे छोटे कीट पतंगे, माइट वगैरह रहते हैं, माइट्स वगैरह रहते हैं। और जुए के आकार का होता है एक ऑर्गेनिज्म होता है, वो भी रहता है। हाँ ठीक है, समझो। और देखो एंडो पैरासाइट ज़्यादा जरूरी। एंडो पैरासाइट समझो क्या होता है, जो उसके शरीर के अंदर रहता है। एक तो वार्म रहता है, वार्म्स रहते हैं। ये वार्म्स होते कहाँ हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, सॉरी इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं, ऐसा समझो। स्टमक में या फिर इंटेस्टाइन में होते हैं, ठीक है। एक और होता है फ्लूक्स। ये फ्लूक्स जो होता है ना, ये प्लेटी हेलमिंथेस का मेंबर होता है। अभी तो आप पढ़े नहीं हो, जब पढ़ेंगे तो बताएंगे। फ्लूक्स, ये फ्लूक्स क्या करता है? ये फ्लूक्स की वजह से लीवर उसका बर्बाद होता है। लीवर में इन्फेक्शन काज करता है, लीवर को बर्बाद करता है। फ्लूक कैटल्स के लीवर को बर्बाद करता है। अफेक्ट लीवर, अफेक्टेड लीवर, इन लीवर को अफेक्टेड करता है। और ये देखो, ये जो बाहर की तरफ होते हैं ना, ये माइट्स वगैरह जो भी होते हैं, ये करते क्या है? ये स्किन रिलेटेड बीमारी काज करते हैं। तो ये जो होते हैं कैटल्स में स्किन रिलेटेड बीमारी यही काज करते हैं। जो भी कैटल्स में स्किन, देखो कभी कभी कैटल्स की स्किन एकदम बेकार सी हो जाती है, तो यही सब काज करते हैं। तो ये स्किन रिलेटेड बीमारी काज करते हैं, काज्ड स्किन रिलेटेड डिजीज। मतलब ये स्किन रिलेटेड डिजीज काज करते हैं। और ये देख रो इंटेस्टाइन में ना लीवर को अफेक्ट करने में सबका रोल यही है, एंडो पैरासाइट का है। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, कैटल्स में कुछ इन्फेक्टेड डिजीज भी होती है, जैसे वायरस से हो जाती हैं, बैक्टीरिया से हो जाती हैं, है ना। कुछ बीमारियां हो जाती हैं, जैसे सुने हो खसरा वगैरह हो जाते हैं भैंस वगैरह को, है ना। तो बहुत सारी वायरल डिजीज भी हो जाती हैं। इनसे बचने के लिए क्या करते हैं? अपन वैक्सीनेशन लगवाते हैं, वैक्सीनेशन करवाते हैं। भैंस को भी तो टीका दिया जाता है, खसरे वगैरह का टीका दिया जाता है, तो ये वैक्सीनेशन वगैरह कराते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपकी कैटल फार्मिंग खत्म होती है। एनिमल हस्बेंड्री में हमने सबसे पहले पढ़ा कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग में हमने क्या क्या सीखा, है ना। कैटल हमारे लिए जरूरी है। कैटल को दो पर्पज से इसकी फार्मिंग करते हैं, एक तो मिल्क पर्पज से, दूसरा ड्राफ्ट लेबर के हिसाब से, मतलब उसको परिश्रम करवाते हैं, उससे मेहनत करवाते हैं, एग्रीकल्चर पर्पज से यूज करते हैं, और दूसरा मिल्क प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो फिर अच्छी अच्छी ब्रीड कैसे बनाएंगे ये भी हमने सीखा, उनको किस तरह से देखभाल करें ये भी सीखा, है ना। उनमें कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं ये भी सीखा हमने, और किस तरह से उनको खाना पानी दिया जाए ये भी हमने सीखा, ठीक है। तो कैटल फार्मिंग यहीं पे खत्म होता है। ओके।